हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनीता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और भाई हमारा जो है, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी वजह से, और हमारे हिस्ट्री का मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास के कुछ स्रोत, है ना। तो आज हम बात करेंगे हमारी भारतीय सभ्यता, यानी कि जो हमारी पुरानी जो प्राचीन सभ्यता थी वो क्या थी। तो सबसे पहली जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी वो हमारी 1500 ईस्वी पूर्व जो है सिंधु गंगा नदी घाटी के किनारे सबसे महान सभ्यता का जो है स्थापना हुई थी। अब वह सभ्यता कौन सी थी, इसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। इसको हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, क्योंकि हमारी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे यूपी टेट में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है भारत की प्राचीन सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यता के संस्थापक जो है आर्य थे। इस सभ्यता के आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अंतर्गत चारों वेद आते हैं। हमारे वेद कौन कौन से हैं जो मैंने कल आपको बताए थे। ऋग्वैदिक है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है, और आपका कौन सा सामवेद है। ठीक है। तो वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में किस तरीके की प्रथा थी, किस तरीके से लोग रहते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जो है समाज जो था कबीलाई था। इसको 3 वर्गों में बांटा गया था, आपका योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य जनों में ये विभाजित था। इस काल के अंत में जो है चातुर्य वर्णों के संकेत मिलते हैं। चातुर्य वर्णों के संकेत यानी कि 4 वर्ण जो हमारे माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और हमारा वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। पर इस काल में ये जो थे इसके संकेत मिल रहे थे, पर ये स्थापित नहीं था, तो इसको चातुर्य वर्ण नाम दिया गया था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल मानी जाती थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कुल नाम का कोई भी उल्लेख नहीं था, इसलिए हम इसको परिवार की इकाई कह सकते हैं। अब इस काल में जो था पर्दा प्रथा में जो पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में महिलाओं में शिक्षा ग्रहण करने के अवसर पूरे समान रूप से मिलते थे, और ऋग्वैदिक लोगों ने भारतीय संस्कृतियों का मानवीकरण किया था। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी कि कई देवी देवताओं को वहां के लोग मानते थे, किसी एक देवता की पूजा नहीं करते थे, कई देवी देवताओं को मानते थे। तो ये जो था बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्यों की देव मंडली जो थी वो 3 भागों में विभाजित की गई थी, यानी कि जो देवगण थे, जो देवता जिनकी पूजा होती थी, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले आपका था आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में बहुत सारे देवता, जैसे कि अंतरिक्ष के देवता में और पृथ्वी के देवता में, तो इन सारे देवों की पूजा ऋग्वैदिक काल में होती थी, इसलिए इसको बहुदेववाद भी कहा गया। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। इसमें क्या था, जो हमें संकेत मिल रहे थे ऋग्वैदिक काल में चातुर्वर्णों के, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण जो थे वो स्थापित हो चुके थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्थापित हो गए थे। लेकिन शूद्र का जो हमें सबसे पहले जो जानकारी मिली थी उत्तर वैदिक काल में, वो हमें पुरुष सूक्त में मिली थी। पुरुष सूक्त यानी कि एक ग्रंथ है, उसमें जो है सबसे पहले शूद्र का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो था शूद्र के विषय में सर्वप्रथम जानकारी पुरुष सूक्त में थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति व्यवस्था में भी बदल गई थी। अब द्विज या दुजन्मा को जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। द्विज या दुजन्मा किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पर जो था द्विज या दुजन्मा 3 लोगों को बताया गया था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। इनको जो है द्विज यानी कि दुजन्मा नाम दिया गया था। ठीक है। तो इन तीनों वर्णों को, जो ये 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार मिला था। उपनयन संस्कार तो आप जानते ही क्या होता है ना, तो उपनयन संस्कार का अधिकार मिला था। अब यहाँ की जो प्रथा थी वो संयुक्त और पितृसत्तात्मक थी। ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा जो थी वो उत्तर वैदिक काल में थी। अब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ जो था, एक जावालों परिषद था ग्रंथ, इसमें सर्वप्रथम जो है 4 आश्रमों के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
अब हमारे 4 आश्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जब पहले के टाइम पे जब बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, जब वो पढ़ने जाता था, तब वह आई थिंक 22 जब तक उसकी एज पढ़ने की पूरी हो नहीं जाती थी, 20 या 22 साल, तब तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम आता था कि जो है उसकी विवाह हो जाता था। तो विवाह की आयु बताई गई थी, आई थिंक अब काफी टाइम से मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तो उसके बाद में गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम था और उसके बाद में संन्यास आश्रम था। ये 4 आश्रम थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो था, चारों आश्रम के विषय में हमें जानकारी जो मिली थी वो हमारे जाबलोपनिषद जो ग्रंथ था उससे मिली थी। लेकिन इसमें जो था चौथा आश्रम जो संन्यास था उसमें पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन 4 आश्रम की जानकारी थी, पर लोग संन्यास जैसे कि कह सकते हैं कि कम लेते थे, है ना, तो वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं था। अब ये जो टॉपिक था भारत की प्राचीन सभ्यता, तो इसमें मैंने खुद से कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनाए हैं जो आई थिंक हमारे आगे चल के काम में आएंगे। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? देखिए, वैदिक साहित्य का संबंध किस साहित्य से है जिसके अंतर्गत चारों वेद आते हैं? तो आपका है आंसर है विपुल साहित्य। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और किस काल में बहुदेववाद का प्रचलन था? ऋग्वैदिक काल में था। गोत्र प्रथा का आरंभ किस काल में सबसे पहले हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जो था, जो हमारे जो गोत्र होते हैं ना, जब जो परिवार होता है उसमें गोत्र होते हैं, जिस गोत्र से जो है हम शादी वगैरह या कोई भी हम काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गोत्र जो होता है उसकी प्रथा का जो प्रचलन था वो सबसे पहले जो था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल की देव मंडली को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सी थी? आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। ठीक है। फिर था आपका द्विज या द्विजन्मा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक। शूद्र के विषय में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? पुरुष सूक्त से मिली थी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी मिली थी? वो ग्रंथ का नाम था जाबालोपनिषद। और आपका लास्ट है क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार। तो ये था आज हमारा भारत की प्राचीन सभ्यता। इसमें हमने आज वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। अब हम जो है वेद से रिलेटेड भी हमारे जो है यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है और आपका यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वेद के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि हमारे आगे चल के काम में आएंगे। और फिर सीटेट का भी एग्जाम जो है आने वाला है, तो उसमें भी हमें काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।